हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। और आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मेरे नर्सिंग रिलेटेड अपडेट और एमसीक्यूज के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन दबाना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स एंड द ऑप्शंस आर weakness of platelet aggregation, low platelet count, increased platelet count और normal platelet count. So thrombocytopenia हम तब वर्ड यूज करते हैं जब हमारे प्लेटलेट की जो काउंट है वो ब्लड में कम हो जाती है। नॉर्मल जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो 1,50,000 से 4,50,000 होता है, और अगर ये 1,50,000 से कम हो जाए तो उसको हम लो प्लेटलेट काउंट या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। So option number B is the right answer. Now the next question is, which of the following is a bleeding disorder? And the options are leukemia, anemia, hemophilia और sickle cell anemia. So जो हमारा bleeding disorder है उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। एंड बेसिकली हमारे पास तीन तरह की हीमोफीलियाज हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। जो हीमोफीलिया ए है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। हीमोफीलिया बी 9 क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ 9 क्लॉटिंग फैक्टर। एंड जो हीमोफीलिया सी है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, सॉरी, हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है 11 उसकी वजह से होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, saliva contain an enzyme that acts upon which of the following nutrient? प्रोटीन, फैट, स्टार्च और मिनरल। जो हमारा सलाइवा होता है उसमें जो हमारा एंजाइम है दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। और जो एमाइलेज है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। Now the next question is, the rate of drug absorption is greatest in the, and the options are large intestine, small intestine, gallbladder and small intestine. जो हमारा rate of drug absorption है वो सबसे ज्यादा small intestine में होता है। Option number D is the correct answer. Now the next question is, which of the following bone is called collar bone? And the options are acetabulum, pelvic, स्कैपुला और क्लेविकल। तो जो हमारी क्लेविकल होती है उनको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the master gland of the endocrine system? And the options are pancreas, pituitary, thyroid और adrenal। तो जो हमारा मास्टर ग्लैंड है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्यूटरी ग्लैंड। Now the next question is, which of the following allows air to pass into the lungs? And the options are aorta, esophagus, heart और trachea. जो हमारा trachea है that is responsible for uh, passage of air from the mouth to the lungs. Option number D जो है वो है correct answer. Now the next question is, the membrane that separate auditory canal from the middle ear is, that is Eustachian tube, tympanic membrane, labyrinth और pinna. जो हमारा यूशियन ट्यूब है ये हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, लैब्रियंथ हमारा इनर ईयर का पार्ट है, पिना हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हमारे एक्सटर्नल ईयर को हमारे मिडल ईयर से सेपरेट करती है। ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer. Now the next question is, in the demographic cycle, high stationary stage is characterized by, and the options are high birth rate and high death rate. The death rate begin to decline while the birth rate remain unchanged. Death rate declines still further and the birth rate tends to fall. And option number D is low birth and low death rate. जो हमारा डेमोग्राफिक साइकिल है उसकी हमारी 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को हम हाई स्टेशनरी फेज बोलते हैं, सेकंड को हम अर्ली एक्सपेंडिंग बोलते हैं, फिर थर्ड वाले को हम लेट एक्सपेंडिंग बोलते हैं, फोर्थ वन को हम लो स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं एंड फिफ्थ वन को हम डिक्लाइनिंग फेज बोलते हैं। इसमें जो हमारा हाई स्टेशनरी फेज है उसमें हमें क्या मिलेगा, देयर विल बी द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
वेयर एज जो हमारी सेकेंड स्टेज है दैट इज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा बर्थ रेट है वो तो अनचेंज्ड रहेगा, रिमेन्स हाई, लेकिन जो हमारा डेथ रेट है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फर्दर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारा लेट एक्सपेंडिंग फेस है उसमें क्या होगा कि बर्थ रेट भी फॉल करना स्टार्ट कर देगा, और डेथ रेट पहले भी गिर रही थी पिछली स्टेज में, लेकिन अब और गिरना स्टार्ट हो जाएगी। लो स्टेशनरी में हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों लो होते हैं, एंड डिक्लाइनिंग फेज में हमारी जो बर्थ रेट होता है वो डेथ रेट से भी कम होता है, एंड जो हमारा डेथ रेट होता है वो इट इज हायर देन बर्थ रेट। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और डेमोग्राफिक साइकिल जो हम है हमारा सीएचओ के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हो सकता है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आए। Now the next question is maternal mortality rate is expected in the term of per thousand, per 10,000, पर 1 लाख और पर 10 लाख। तो जब भी हम मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट को एक्सप्रेस करते हैं तो हम हमेशा उसको 1 लाख में एक्सप्रेस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जो हमारे बाकी हैं लाइक बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उनको हमेशा हम थाउजेंड में एक्सप्रेस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in India, high birth rate is due to all of the following reasons except, and the options are early puberty, universality of marriage, early marriage और high level of literacy। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि हाई बर्थ रेट क्यों है, तो उसमें हमारा अर्ली प्यूबर्टी इज वन ऑफ द मेन रीजन, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज हो गया, एंड अर्ली मैरिजेस correspondence टू इंक्रीज इन द बर्थ रेट, वेयर एज जो हमारा हाई लेवल ऑफ लिटरेसी है that is not leads to high birth rate. Now the next question is the ratio of the number of pregnancies in a year to a married woman in the age 15 to 44 years is called, and the options are gross reproduction rate, pregnancy rate, marriage rate or fertility rate. So this is known as pregnancy rate. Okay. Now the next question is the constant presence of disease or an infectious agent within a given geographical area is called pandemic, epidemic, endemic or sporadic. So the correct answer is endemic. Already पिछली काफी मेरी जो वीडियोस हैं उनमें ये क्वेश्चन जो है काफी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। सो कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इज एंडेमिक, sudden outbreak of a disease is epidemic, and when the disease is present worldwide it is known as pandemic. Now the next question is the person, animal, object or substance from which an infectious agent passes or is disseminated to the host is called reservoir, source, carrier और latent infection। ठीक है, तो मतलब अगर पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्सटेंस से जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो होस्ट को पास हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सोर्स। वेयर एज रिजर्वायर क्या होता है, रिजर्वायर कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, कोई भी आर्थ्रोपोड हो रहा है जिसमें कि जो हमारा एजेंट है वो लिव करता है और मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, दैट विल बी द रिजर्वायर जिसमें वो मल्टीप्लाई कर रहा है और वहां पे रह रहा है। कैरियर हमारे वो पर्सन होते हैं जिनमें ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है लेकिन वो कोई भी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो शो नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when two live vaccines are required, it should be given simultaneously at the different sites, simultaneously in the same site, both together as IV or all of these. तो जब भी हम कभी भी दो लाइव वैक्सीन लगाते हैं तो उनको हमने साइमल्टेनियसली डिफरेंट साइट्स पे देना है। ठीक है, और हम अगर पेशेंट पर्सन को दे रहे हैं ओपीवी फर्स्ट डोज, ओपीवी हमारा लाइव वैक्सीन है, तो जो उसका सेकेंड डोज देंगे उसमें कम से कम 4 वीक्स का डिफरेंस होना चाहिए। Now the next question is when antibodies produced in one body are transferred to another to induce protection against disease, it is called active immunity, herd immunity, passive immunity, or cellular immunity. So whenever antibodies are produced in one body and
ट्रांसफर टू द अदर वन। ठीक है, जब बनी बनाई एंटीबॉडीज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और जब हम किसी को एंटीजन बॉडी में लगाते हैं, लाइक वैक्सीनेशन, हम एंटीजन लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, उसको हम एंटी एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी लाइक डिजीज हुई तो डिजीज में भी बॉडी ने अपने आप एंटीबॉडीज बनाई, और या फिर हमने वैक्सीनेशन लगाई बच्चे को, उस टाइम पे भी बॉडी ने अपने आप एंटीबॉडीज बनाई। वेयर एज लाइक जो मदर से बेबी को एंटीबॉडीज जा रही हैं, और उसके बाद जो हमारे सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये हमारे पैसिव इम्यूनिटी के पार्ट हैं। Now the next question is, episiotomy has to be done during first stage of labor, second stage of labor, third stage of labor, and none of these. So episiotomy जो हमारा पार्ट है, that is the second stage of labor. जो हमारा first stage है वो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके हमारा 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक होता है। सेकेंड स्टेज हमारा 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन से डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसके लिए हमें एपिजोटमी की जरूरत है, क्योंकि एपिजोटमी की वजह से जो हमारा बर्थ कैनाल है उसको हम वाइड कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज में हमारा एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वुमेन who never given birth to a child is called nullipara women, नली ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा और पार्चुरियंट। सो इसमें अगर हम बात करते हैं कि उसने कभी भी बर्थ नहीं दिया, इसमें इन्होंने ये बात क्लियर की है, बट इसमें इन्होंने ये बात क्लियर नहीं की कि उसने कंसीव किया कि नहीं किया। तो अगर फीमेल ने अपनी लाइफ में कभी भी कंसीव नहीं किया, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उसको हम नल्ली ग्रेविडा वुमेन बोलते हैं। ठीक है, प्राइमी पैरा वो मदर है जिसने एक बार बर्थ दे दिया है, पार्चुरेंट वो मदर है जो अभी बर्थ देने जा रही है। तो नल्ली पैरा हमारी वो विमेन है कि जिसने कभी बर्थ नहीं दिया, मे बी उसने कंसीव किया हो, एबॉर्शन हो गया हो, लेकिन उसने कभी भी बर्थ नहीं दिया, दैट विल बी टर्म्ड एज नल्ली पैरा विमेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, increased pigmentation in the face during pregnancy is called linea nigra, striagravida, क्लोज्मा और कैपेट मेसुदा। सो जो हमारी पिगमेंटेशन होती है, लाइक बटरफ्लाई पिगमेंटेशन, बटरफ्लाई पैचेस जो प्रेगनेंसी में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोलाज्मा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the thin serous fluid secreted from breast during the first 24 to 48 hours is called foremilk, hindmilk or colostrum or all of these. So जो first 24 से 48 hours में येलो थिक विस्कस ब्रेस्ट से फ्लूइड निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, एंड कोलोस्ट्रम इज वेरी रिच इन एंटीबॉडीज। वेयर एज जो हमारा फोर और हाइड मिल्क है, ये हमारे मेच्योर मिल्क में आते हैं। फोर मिल्क बेसिकली बच्चे का जो थर्स्ट है उसको ठीक करेगा, और हाइंड मिल्क बच्चे की जो हंगर है उसको ठीक करेगा। जो फोर मिल्क है दैट विल बी रिच इन, जो इट विल बी रिच इन लैक्टोज एंड प्रोटीन, बट इसमें जो हमारा फैट कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। और वही जो हमारा हाइंड मिल्क है, हाइंड मिल्क विल बी रिच इन फैट एंड कैलोरीज। Now the next question is, the essential obstetric care provided under RCH, that is reproductive and child health phase 1, is all of the following except, and the options are early registration of pregnancy, provision of minimum 10 antenatal checkup by ANM or medical officer, provision of safe hospital or home delivery, and provision of 3 postnatal checkup. So under RCH phase 1, option number B is the correct answer. अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पोर्टेंट। अभी तो हम सभी मदर्स को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए मोटिवेट करते हैं, तो आजकल होम डिलीवरीज हम नहीं करवाते, ओनली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर देयर, एंड मिनिमम 3 पोस्ट नेटल चेकअप शुड बी देयर। बट अगर हम एंटीनेटल चेकअप की बात करते हैं तो एज पर WHO मिनिमम 4 एंटीनेटल चेकअप्स जो है होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेनिफिट ऑफ kangaroo mother care are all of the following except, and the options are improve mother baby bond, increase milk production in mothers, increase infection in babies, and keep baby warm.
सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंक्रीज इन्फेक्शन इन बेबीज, बिकॉज बाई कंगारू मदर केयर बेबी का वेट इंक्रीज होगा, बेबी का जो हाइपोथर्मिया है हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मदर और बेबी का बॉन्ड अच्छा होगा एंड ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से होगी, लेकिन it will decreases the infection in the baby, not it will increase. So option number C is the correct answer. Now the next question is, a pregnant woman should visit the antenatal clinic twice a month during which of the following months of pregnancy? And the options are 6th month, 7th month, 8th month or 9th month. So pregnant female को कब एक month में 2 बार antenatal visit के लिए जाना चाहिए? तो that is the 8th month. 8th month के बाद after every week she should go twice a month. Now the next question is, at 20 weeks of pregnancy, uterine fundus is palpable at, and the options are abdomen, lower border of umbilicus, just below xiphisternum or at the level of xiphisternum. So at 20 weeks, जो हमारा uterine fundus है, that will be palpable just below the umbilicus, that is lower border of the umbilicus, or at umbilicus it is 24 weeks. So option number B is the correct answer. Now the next question is, the immunoglobulin which protect the newborn against enteric infection is IgA, IgD, IgG or IgM. So इसमें जो correct answer है that is IgA, that will prevent the newborn from enteric infections. And this IgA is present in the mother milk. Now the next question is, the recombinant doses of vitamin A supplement to be administered orally once in every 6 months for a 3-year-old child is 5,000 international unit, 50,000 international unit, 1 lakh international unit or 2 lakh international unit. So जो हम vitamin A dose supplementation देते हैं after every 6 months, it should be 2 lakh international unit for a 3-year-old baby. हम ये 9 मंथ पे स्टार्ट करते हैं और जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक हर 6 महीने के बाद हमने बच्चे को विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देना है, और 9 महीने पे हम बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। उसके बाद आफ्टर एवरी 6 मंथ हमने बच्चे को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है दैट कंटेन 2 ml ऑफ विटामिन ए। Now the next question is, in children with diarrhea, the main aim of ORS, that is oral rehydration solution therapy, is to prevent dehydration, reduce mortality, to correct water and electrolyte deficit, and all of the disease, all of the above. So the correct answer is option number D. जो ORS है वो इन सभी चीजों में हेल्प करेगा, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करेगा, और साथ में साथ जो डायरिया से अंडर 5 मोर्टालिटी है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज, डीपीटी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, एंड द रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज इंट्रामस्कुलर, दैट इज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। और डीपीटी हम बच्चे को कब कब लगाते हैं? हम बच्चे को 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे लगाते हैं पेंटावेलेंट के नाम से, क्योंकि पेंटा में 5 वैक्सीन होती हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। हिब स्टैंड्स फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस। उसके बाद हम बच्चे को 16 से 24 मंथ पे डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर लगाते हैं, और सेकंड बूस्टर जो है वो हम 5 इयर्स पे लगाते हैं। So dose will be same, that is 0.5 ml, and route will be intramuscular in the lateral aspect of the thigh. Now the next question is, the most preferred vaccination site for hepatitis B vaccine in infant is, and the options are intradermal, that is vastus lateralis, intravenous और central venous catheter. तो इन्होंने इसमें साइट पूछी है कि हम हेपेटाइटिस बी कहाँ लगाएंगे। सो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा रूट क्या है हेपेटाइटिस बी का। तो हेपेटाइटिस बी भी हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, डोज विल बी 0.5 ml, और बच्चों में जो करेक्ट
साइट है फॉर इंट्रामस्कुलर, दैट इज वास्टस लेटरालिस मसल्स। ऑप्शन नंबर बी, मतलब हम थाई पे लगाएंगे, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, क्योंकि बच्चों में जो ग्लूटियल मसल्स हैं और जो डेल्टॉइड मसल्स हैं वो फुल्ली मैच्योर्ड नहीं होते हैं, तो वहां पे हमने नहीं लगाना है। Now the next question is, weekly iron and folic acid supplementation program is meant for, and the options are adolescent girls and lactating mothers, adolescent boys, pregnant women and lactating mothers, pregnant women और adolescent boys and girls. So हमारे आयरन एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी प्रोग्राम्स चलाती है, जिनमें कि एक हमारा निपी प्रोग्राम आता है, दैट इज नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम, और एक हमारा विप्स प्रोग्राम है, दैट इज वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। जो हमारा विप्स प्रोग्राम है वो हमारे एडोलोसेंट बच्चों के लिए है, मतलब बोथ बॉयज एंड गर्ल्स जो कि एडोलोसेंट है बिटवीन द एज ऑफ 13 to 19 ईयर्स और जो स्कूल जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा निपी प्रोग्राम है उसमें हम हमारे अंडर 5 को, एडोलोसेंट्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को, विमेन इन रिप्रोडक्टिव एज सबको इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हम बच्चे को जो आयरन देते हैं दैट इज नोन एज ब्लू आयरन, ठीक है, क्योंकि उस आयरन टैबलेट का जो कलर होगा वो ब्लू कलर का होगा, बट उसकी जो कॉम्पोजिशन होगी दैट विल बी सेम। इट इंक्लूड 100 mg ऑफ आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड। Now the next question is, the adolescent health program provide iron and folic acid supplementation on, and the options are all days, fixed days every week, once a month और once every 2 month। सो जो हमारा विप्स प्रोग्राम है जो हम एडोलेसेंट बच्चों को देते हैं स्कूल्स में, इट इज अ फिक्स्ड डे एवरी वीक प्रोग्राम। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमने कोई भी एक दिन रखना है वीक का, फॉर एग्जाम्पल मंडे, तो मंडे को अगर हमने बच्चे को आयरन टैबलेट दी है तो उसके नेक्स्ट मंडे हम बच्चे को फिर से आयरन टैबलेट देंगे, तो मतलब हर वीक हमने बच्चे को आयरन टैबलेट देनी है। Now the next question is, to maintain the health of adolescent and for control of helminthic infection, tablet albendazole is administered once a week, twice a year, 3 times a year और once every 3 month। सो जो हमारी एल्बेंडाजोल है वो हम बाई एनुअली देते हैं, बाई एनुअली मतलब ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। तो ये हम जो हमारा नेशनल डी वार्मिंग डे है वो हम हर साल 10th February को मनाते हैं। सो 10th February को हमने सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट देनी है, और उसके बाद उसके 6 महीने बाद दैट विल बी द 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त को हमने सेकेंड डोज देनी है। तो मतलब हर साल में 2 बार डोजेस देनी है। जो इसकी एल्बेंडाजोल टैबलेट है वो 400 mg अवेलेबल होती है, ठीक है। तो जो बच्चे 1 साल से कम है, मतलब इन्फेंट्स को हम एल्बेंडाजोल नहीं देते हैं, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट्स। जो बच्चे 1 से 2 साल के बीच में हैं उनको हम हाफ टैबलेट देंगे, मतलब 200 mg। और जो बच्चे 2 साल से बड़े हैं उनको हम फुल टैबलेट देते हैं, दैट इज 400 mg। और आजकल प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक बार अल्बेंडाजोल टैबलेट की डोज लेनी है, दैट इज 400 mg। Now the next question is, the only way to limit the size and control the interval between the birth is by reducing maternal mortality, family planning, health counseling or all of these। So हम कैसे फैमिली के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं और 2 बच्चों में गैप रख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड, जो कि हमारे पास टेम्पररी मेथड है और परमानेंट मेथड्स है। टेम्पररी मेथड्स में लाइक हमारी पिल्स आ गई, हमारे कॉन्डम्स आ गए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आ गई, ठीक है। और परमानेंट में हमारी टुबेक्टमी जो कि हम फीमेल्स में करते हैं, और वैक्सेक्टमी जो हम मेल्स में करते हैं। Now the next question is, measles is caused by varicella zoster, RNA paramyxovirus, rubella virus or influenza virus। So the agent for measles is RNA paramyxovirus। Now the next question is, National Vector-Borne Disease Program cover the following diseases except, and the options are malaria, leprosy, chikungunya और Japanese encephalitis। तो जो हमारा नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें 6 डिजीजेस को हम कवर करते हैं, जो है मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगी, काला अजहर एंड फ्लैरिसिस। बिकॉज इनमें से हमारी काला अजहर जो है वो
फ्लाई से होती है, और बाकी जो 5 हमारी डिजीजेस है वो मच्छर की वजह से होती है। तो दैट्स वाई जो लेप्रेसी है, लेप्रेसी हमारी ये क्लोज कांटेक्ट की वजह से है, ठीक है। सो लेप्रेसी इज नॉट कम अंडर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। Now the next question is, the Kala Azar fever is transmitted to the bite of, like already previous slide में मैंने बताया कि काला अजहर जो डिजीज है वो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में आती है, एंड इट इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लाई। अब कौन सी फ्लाई से होती है? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सैंड फ्लाई। Now the next question is, the fall in following which disease is caused by varicella zoster? And the options are diphtheria, leprosy, syphilis or chickenpox. So जो हमारा varicella zoster है, that is responsible for causing chickenpox, ठीक है, which is a viral infection. Mainly find you will find these cases in the under 5 children, जिनमें कि उनकी बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाते हैं. Pleomorphism will be there. Now the next question is, when the diarrhea lasts for more than 14 days, it is called dysentery, acute watery diarrhea, persistent diarrhea or all of these. So जब भी जो diarrhea की frequency है, if that will be more than 14 days, that is known as persistent diarrhea. So option number C is the correct answer. And whenever blood is present in the stool, watery stool, that will known as dysentery. Now the next question is, the national health program that aims to reduce maternal mortality among pregnant women by encouraging them to deliver in government health facilities is called Janani Suraksha Yojana, Navjat Shishu Karyakram, Rogi Kalyan Samiti, or none of these. So the program that aims to reduce the maternal mortality rate by encouraging institutional delivery is known as Janani Suraksha Yojana. ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी जो हमारी आशा वर्कर होंगी और जो हमारी फीमेल मदर्स होंगी, ठीक है, उनको हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराती हैं। तो लाइक इन द रूरल एरिया अगर मदर करवा रही है तो शी विल गेट 1400, क्योंकि इसमें कैश असिस्टेंस मिलेगा उनको। एंड अर्बन एरियाज में द फीमेल विल गेट ₹1000। और ऐसे ही आशा वर्कर के भी इंसेंटिव्स होते हैं, लाइक कि 600 इन द रूरल एरिया एंड 400 इन द अर्बन एरिया। सो इसीलिए जो हमारा जननी सुरक्षा योजना है उसका जो मेन मोटिव है दैट इज टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ताकि जो हमारा मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट है और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हम उसको कम कर सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under the WHO Vision 2020 program, the SAFE strategy is adopted for which of the following diseases? And the options are trachoma, glaucoma, diabetic retinopathy, or onchocerciasis. So the correct answer is trachoma. ट्रकोमा के ट्रीटमेंट के लिए हम सेफ स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जिसमें S stands for surgery, A stands for antibiotics, F stands for facial cleanliness and E stands for environmental cleanliness. So इसलिए हम सेफ स्ट्रेटेजी जो है उसको यूज करते हैं फॉर ट्रोकोमा। Now the next question is, a 5-year-old child is admitted in hospital. The best nursing action for parents who are displaying anger and guilt is, and the options are give personal example that are similar to their situation, distract their attention to something less painful, explain the dangers of excess anxiety and guilt, anticipate their emotional response and acknowledge them. तो इस टाइम पे जो मेन बेस्ट एक्शन रहेगा नर्सिंग पर्सन का, दैट विल बी टू एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड एक्नॉलेज देम, जो भी उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। Now the next question is, when a child is in acute phase of nephrotic syndrome, which of the following is an essential measure that nurse should take? And the options are nephrotic, use dipstick to be done every hour, measure abdominal girth every 2 hours, check hematocrit value every 12 hours, and weight the child daily. So for the nephrotic syndrome, the baby will be present with edema, okay? Edema will be there, so weight of the child should be measured daily is the important nursing intervention. Now the next question is, which of the following is an early finding a nurse should expect to observe if a
patient were to develop thrombophlebitis following an intravenous infusion. So mottling and coolness will be there, erythema and heat, leakage of fluid and numbness, pallor and swelling will be there. So the correct answer is option number B, कि जहाँ पे भी thrombophlebitis होगा वहाँ पे erythema होगा and the skin will be hot on touching. So option number B is the correct answer. So आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. बाकी और क्वेश्चंस लेके मैं आपके साथ और वीडियोस शेयर करूंगी. थैंक यू.